हाँ तो वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, आज का मेरा जो लेक्चर है बेटा वो डीएनए आरएनए का मेरा क्लास 12 लेवल का सेकंड और लास्ट लेक्चर है। इसमें आपको मैं फाइनली आपको डीएनए आरएनए बेटा कंप्लीट करा दूंगा और जितने भी आपके बोर्ड में एग्जाम में जो भी चाहे बोर्ड हो जैसे सीबीएसई ऐसे सारे बोर्ड के लगभग क्वेश्चन भी लगभग आप जब देखेंगे ना तो लगभग आपके भाई साहब सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो लास्ट टाइम पे हम लोग बात कर रहे थे बेटा कि हमारे पास न्यूक्लियोसाइड क्या होता है और बेटा न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, मतलब देखना होता है मेरे को कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है और बेटा न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो मैं बता चुका हूं कि मेरे पास जो डीएनए और आरएनए का जो मोनोमर होता है ना बेटा उसके 3 पार्ट होते हैं। मैं पहले बता चुका हूं डीएनए आरएनए का जो मोनोमर होता है बेटा उसके 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, पहले का नाम होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, दूसरा मेरा होता है आपका बीटा डी शुगर और तीसरा होता है मेरे पास फॉस्फेट। ठीक है, तो अगर मैं शुगर प्लस बेस को मिलाता हूं, ठीक है, अगर मैं शुगर प्लस बेस को मिलाता हूं तो बेटा मेरा जो बन जाता है वो न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? न्यूक्लियोसाइड। अगर इसी में मैं फास्फेट को भी ऐड कर देता हूं, अगर मैं इसी में ही फास्फेट को भी चिपका देता हूं ना तो बेटा वो न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। ठीक है, वही मेरे पास होता है बेटा आपका डीएनए आरएनए का पॉलीमर। ठीक है, अच्छा मैंने आपसे बताया था कि जो शुगर होती है बेटा वो 2 प्रकार की होती है, एक राइबोस शुगर है और एक है डीऑक्सी राइबोस शुगर। ठीक है, वास्तव में होती क्या है 2 डीऑक्सी राइबोस शुगर। तो सेकंड पोजीशन का जो ऑक्सीजन होता है वो मिसिंग होता है, तो अगर सेकंड पोजीशन का ऑक्सीजन बेटा मिसिंग होता है तो उसे मैं बोलता हूं बेटा 2 डीऑक्सी राइबोस शुगर, और अगर मिसिंग नहीं होता है तो मैं बोलता हूं राइबोस शुगर। ठीक है, अब लोग ये देखते हैं कि हमारे पास जो 5 मेंबर शुगर है उसमें हम लोग आपका बेस कहाँ लगाएंगे। और हाँ एक चीज और, मैं बेस कितने प्रकार के बता चुका हूं। वैसे तो बेस मेरे 2 प्रकार के थे, एक मेरे पास प्यूरीन था, दूसरा मेरे पास पिरिमिडीन था। ठीक है, प्यूरीन के अंदर बेटा 2 बेस आते हैं, एडेनिन और गुआनिन, और जो पिरिमिडीन होता है उसके अंदर 3 बेस आते हैं, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। ठीक है, तो ये मैं कोई बेस ले रहा हूं यहाँ पर, इस तरह से मैं 5 मेंबर एक बेटा बेस ले रहा हूं और यहाँ पर इस तरह से बीटा डी का मैंने बेस ले लिया है। इस जगह बच्चा OH होगा, इस जगह H। अगर बेटा मैंने यहाँ और OH कर लिया, इस जगह मैंने OH कर लिया तो ये 100% राइबोस शुगर हो गई। कौन सी शुगर हो गई बेटा? राइबोस। अब यहाँ पर भी H है, यहाँ पर मेरे पास OH है और इस जगह पे CH2OH है। अब थोड़ा मैं जानकारी दे दूं कि आप बेस किस जगह पे लगाएंगे। देखो हम लोग इसमें बेस जो होता है ना, बेस के अंदर भी नंबरिंग देते हैं 1 2, क्योंकि बेस में मैं बता चुका हूं कि साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर था तो वहां पर 1 2 3 नंबरिंग उसमें भी होती है। तो यहां मैं मान लेता हूं, इसको मान लेता हूं बेटा 1 डैश, इसको मान लेता हूं 1 डैश, इसको मान लेता हूं 2 डैश, ये मेरे पास होता है 3 डैश, ये होता है 4 डैश और ये होता है मेरे पास 5 डैश। मतलब जो आपकी शुगर है उसका जो पहला कार्बन ये 1 डैश होता है, सेकंड कार्बन होता है 2 डैश, ये होता है 3rd डैश, ये होता है 4 डैश, ये होता है 5 डैश। तो ध्यान रखिएगा ये जो OH है बेटा इस जगह पर आपका OH हटा करके आप बेस लगाएंगे। मतलब जब आप बेस को ऐड करेंगे ना, जब आप बेस कौन सा हो सकता है, चूंकि मैं बता चुका हूं यहाँ पर इसको देख के आपको दिख रहा होगा राइबोस शुगर है, तो यहाँ पर जो बेस हो सकता है वो एडेनिन हो सकता है, गुआनिन हो सकता है, साइटोसिन या फिर यूरेसिल हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा? यूरेसिल, क्योंकि ये जो फ्रेगमेंट है बेटा वो आरएनए का बनने वाला है। किसका बनने वाला है? आरएनए का, क्योंकि बेटा जो शुगर इस्तेमाल भई है वो राइबोस शुगर इस्तेमाल भई। ठीक है, तो बेस आप 1 डैश पे ऐड करेंगे तो देखिए इस जगह पे आपका बेस ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका बेस ऐड हो जाएगा। तो देखो मैं इसको बना रहा हूँ तो इस जगह पे मैंने बी लिख दिया, वो बी बेटा इनमें से कोई हो सकता है, एडेनिन हो सकता है, गुआनिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है या फिर यूरेसिल। ये मेरे पास H रहेगा, ये मेरे पास H रहेगा, ये OH रहेगा, ये H रहेगा, ये OH रहेगा, इस जगह पे मेरे पास रहेगा CH2OH और ये रहेगा H। अब देखिए ये शुगर था, इसमें मैं बेस चिपका चुका हूं तो ये जो मेरे पास फ्रेगमेंट बनेगा वो न्यूक्लियोसाइड बनेगा। क्या बनेगा बच्चा? न्यूक्लियोसाइड बनेगा। कोई पूछ सकता है कि सर ये न्यूक्लियोसाइड किसका बना है, तो मैं बता दूंगा बेटा आरएनए का बना है, क्योंकि मैं बेस मैं OH दे के बता चुका हूं कि यहाँ पर O मिसिंग नहीं है तो ये आरएनए का। अब भाई साहब आती है फास्फेट किस जगह जुड़ेगा, तो फास्फेट भैया इसमें 2 जगह पे जुड़ता है। फास्फेट जो होता है वो 2 जगह पे, पहले तो मैं यहाँ पर 5 डैश पे ऐड करूंगा, मगर चूंकि पॉलीमराइज भी होना ना, क्या होना है पॉलीमराइज भी होना है, तो एक 3 डैश पे भी ऐड होता है। वो 3 डैश वाला बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं दिखाऊंगा 5 डैश। देखो इसका नाम फिर से मैं दे दूं, ये 1 डैश है, इसका नाम 2 डैश है, इसका नाम 3 डैश, इसका नाम 4 डैश और ये मेरे पास 5 डैश। ठीक है, अब जब मेरे को फास्फेट ऐड करना होगा, जब मेरे को यहाँ पर
फास्फेट ऐड करूंगा तो बेटा ये 5 डैश वाली जगह पे फास्फेट जो होता है बेटा वो 5 डैश वाली जगह पे जाके ऐड होता है। देखो मैं ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ पर O ऐसे रहेगा बेटा, ये रिंग आपकी ऐसे रहेगी। इस जगह पर ऑलरेडी आप देखिए बेस चिपका चुके हैं और यहाँ पर ये H है, यहाँ बउआ H है, ये OH है, यहाँ H है, ये OH, यहाँ पर आपका H है। तो ऐसे लिखेंगे आप, पहले CH2 लिखेंगे फिर O लिखेंगे, ठीक है। CH2 लिखेंगे फिर O लिखेंगे। मैं जरा इसको हटा देता हूँ किनारे से, मैं यहाँ से इसको 1 मिनट के लिए रफ कर देता हूँ। यहाँ से इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ देखिए, इस जगह पे आपका P आ जाएगा, ऊपर O माइनस डबल बॉन्ड हो और ये मेरे पास O माइनस, दो का ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ये फास्फेट जाके जुड़ जाएगा, क्योंकि इधर एक तरफ बॉन्ड बन चुका है तो दो ही निगेटिव आएंगे। अब ये ऊपर भी जुड़ेगा, बताऊंगा मैं अभी आगे बताऊंगा। ये ऊपर भी जाके कहीं ना कहीं ऐड होगा, ऊपर भी जाके कहीं ना कहीं ऐड होगा। तो ध्यान रखिएगा जो 5 डैश नंबर है और जो 1 डैश नंबर है, ये 3 डैश में भी जोड़ के दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो बनेगा ये फास्फो ईस्टर बॉन्ड बना। क्या बना? इसका नाम होता है बेटा फास्फो ईस्टर बॉन्ड, क्योंकि देखो ये फास्फोरिक एसिड का पार्ट है और वो एल्कोहल का पार्ट है। आपको अच्छी तरह पता होगा कि जब एसिड और एल्कोहल आपस में जुड़ते हैं बेटा, जब आपको अच्छी तरह पता होगा कि एसिड और एल्कोहल जब जुड़ते हैं तो बेटा ईस्टर बनता है। क्या बनता है? ईस्टर। तो यहाँ फास्फो ईस्टर बॉन्ड इसका नाम होता है, इसका नाम होता है फास्फो ईस्टर बॉन्ड। आपसे पूछ सकता है कि भाई फास्फो ईस्टर बॉन्ड किस में बनता है? तो डीएनए और आरएनए में बनता है। तो ये मेरे पास जो पूरा सेगमेंट बन के आ गया बेटा, ये न्यूक्लियोटाइड बन के आ गया। क्या बन के आ गया बच्चा? न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और इसी तरह से 3 डैश में भी नीचे, जैसे ये जो ऑक्सीजन जा रहा है ये ऊपर जाके किसी के 3 डैश से कंबाइन होगा, या नीचे भी फास्फेट होगा, फास्फेट के बाद फिर शुगर होगा, फिर आपका इधर बेस होगा। तो बेस तो किनारे अपना लटका रहता है, मेन जो जोड़ने वाला काम करता है बेटा वो कौन करता है? आपका फास्फेट ग्रुप करता है। तो ये मेरे पास आपका शुगर था, इसमें बेस ऐड कर दिया तो न्यूक्लियोसाइड, फास्फेट ऐड कर दिया 5 डैश पे तो वो बन गया न्यूक्लियोटाइड। यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी, इतना बना लीजिए आप। ठीक भैया, बना लिया होगा। अब मैं आपको जरा एक पूरा पॉलीमर की एक रफली चेन बना के दिखाता हूँ कि किस तरह से बेटा ये पॉलीमराइज होता है, मतलब किस तरह से आपका डीएनए आरएनए पॉलीमराइज होता है, ठीक है। तो ये रहा मेरे पास, सबसे पहले शुगर रहा, शुगर के इधर किनारे लगा होगा बेस, ऊपर लगा होगा फास्फेट, फिर इसके साथ आपका शुगर होगा नीचे, फिर आपका फास्फेट आएगा, फास्फेट के बाद शुगर, मतलब फास्फेट बीच बीच में जुड़े होते हैं। फास्फेट जो है बेटा वही चेन को जोड़ने का काम करता है। ये शुगर है, शुगर पे इधर लग जाएगा बेस, फिर नीचे आ जाएगा फास्फेट, फिर मेरे पास शुगर हो जाएगा, शुगर के इधर बेस हो जाएगा, फिर मेरे पास फास्फेट, फास्फेट पे कुछ मत निकालिएगा, ये शुगर हो गया, शुगर पे ऐसे बेस और लगातार बेटा ऐसे चलता रहेगा। फिर आगे यहाँ शुगर आ जाएगा, शुगर पे फिर बेस आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। देखो ये मेरे पास आपका क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड हो गया, ठीक है। ये मेरे पास आपका क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड हो गया, ठीक है ना। ये मेरे पास क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड। तो ऐसे कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपके जुड़ते चले जाएंगे और ये मेरे पास पॉलीमर बन के आ जाएगा। अब सर डीएनए आरएनए में क्या फर्क पड़ता है बताऊंगा अभी। जो डीएनए होता है आपने कई किताबों में देखा होगा, इस तरह से बनता है, पहले इस तरह से बनता है, फिर इसके बाद इस तरह से भी बनता है बेटा, इस तरह से भी बनता है, इस तरह से भी बनता है। तो ये डबल स्ट्रैंड होता है। कितने स्ट्रैंड होते हैं बेटा? 2, और इनके बीच में जगह जगह पर एच बॉन्ड, ये जो डॉटेड लाइन दिखाई जाती है बेटा, ये बेटा लगातार एच बॉन्ड होते हैं। ये एच बॉन्ड सर कौन बनाता है? तो जो मेरे बेस किनारे लगे हो, देखो ये एक पहला स्ट्रैंड चल रहा है, ये पहला स्ट्रैंड चल रहा है और इसी के सामने एक दूसरा स्ट्रैंड आएगा, ठीक है। ये मेरे पास पहला स्ट्रैंड चल रहा है और इसी के सामने एक दूसरा स्ट्रैंड आएगा। जब मैं दूसरा स्ट्रैंड पलटा के लिखूंगा तो बेस के सामने बेस आएगा, बेस के सामने क्या आएगा बेटा? बेस। और इन्हीं बेसों के बीच आपस में एच बॉन्ड बन जाता है बेटा, और इस तरह से कॉइलिंग शेप में आपका चलता है मेरा, ठीक है। तो मेरा बेस के सामने जब बेस आएगा, जैसे बेस एडेनिन होगा, थायमीन होगा, ध्यान रखिएगा यहाँ यूरेसिल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? यूरेसिल नहीं होगा। अब सर किसके इसके बीच बॉन्ड बनता है? तो मैं बता रहा हूँ। मैं अगर डीएनए का स्ट्रक्चर दिखाऊं यहाँ पर, तो एक स्ट्रैंड मेरा ऐसा हो गया और दूसरा मेरे पास ऐसा चलेगा। शुगर हो गया, शुगर के सामने आपका बेस है, फिर आपका फास्फेट हो गया, फिर आपका शुगर हो गया, शुगर के आगे आपका बेस हो गया, फिर आपका फास्फेट है, फिर यहाँ पर शुगर हो गया, शुगर के आगे आपका बेस है, फिर आपका फास्फेट हो गया, फिर शुगर हो गया, शुगर के आगे बेस। अब यही जो बेस आमने सामने आ गए हैं, देखो नीचे और बना दूं, फास्फेट, ये मेरे पास शुगर, नीचे मेरे पास फिर से बेस हो गया, ठीक है। अब ये जो बेस आमने सामने आ गए बेटा, इन्हीं के बीच आपस में एच बॉन्ड बन जाता है। अब देखो ध्यान से देखिएगा, जब ये एच बॉन्ड बना लेंगे तो ये डबल स्ट्रैंड हो गया। एक स्ट्रैंड ये चल रहा है, एक स्ट्रैंड आपका ये चल रहा है, ठीक है। तो डबल
स्ट्रैंड है और यही मेरे पास हेलिकल फॉर्म में यहाँ पर बन के आता है। जो मैं लोग बनाता हूँ ना, जो अभी मैंने बनाया था, उसी फॉर्म का आपका स्ट्रक्चर यहाँ पर भी बन के आ जाएगा। अब सर बात आती है यहाँ पर, सर एच बॉन्ड किस किस बेस के बीच बनता है और कैसे कैसे, तो मैं बता दूं यहाँ पर A डबल बॉन्ड T होता है और G ट्रिपल बॉन्ड C होता है। पहली बात तो इसका मतलब समझिए कि जहां एडेनिन होगा उसके सामने हमेशा थायमीन होगा। मतलब एडेनिन का जो एच बॉन्ड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एडेनिन का जो एच बॉन्ड है बेटा वो थायमीन के साथ बनता है। जो एडेनिन होता है ना बेटा, उसका एच बॉन्ड थायमीन के साथ बनता है, या ऐसे बोल दें कि थायमीन का एच बॉन्ड जो होता है बेटा वो एडेनिन के साथ बनता है। इसी तरह अगर गुआनिन की बात करें तो गुआनिन का जो एच बॉन्ड होता है वो साइटोसिन के साथ बनता है और साइटोसिन का जो एच बॉन्ड होता है वो गुआनिन के साथ बनता है। सर ये डबल ट्रिपल क्या है, तो एडेनिन और थायमीन के बीच बेटा 2 एच बॉन्ड बनते हैं। कितने बनते हैं बेटा, 2 एच बॉन्ड बनते हैं और गुआनिन साइटोसिन के बेटा बीच 3 एच बॉन्ड बनते हैं। ये बात कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी कि किसके किसके बीच बॉन्ड बनता है और कितने कितने बॉन्ड बनते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक श्रृंखला लिख दूं, चलो मैं सारे बेस यहाँ पे हटा रहा हूँ, ठीक है, मैं सारे बेस यहाँ पे हटा रहा हूँ, इधर से भी सारे बेस हटा देता हूँ, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर किसी स्ट्रक्चर में एडेनिन लिख दिया, पक्का सामने थायमीन हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ मैंने थायमीन लिख दिया तो पक्का यहाँ पर एडेनिन हो जाएगा। अगर फिर से मैंने थायमीन लिख दिया तो फिर से एडेनिन हो जाएगा। अगर मैंने गुआनिन लिख दिया तो सामने साइटोसिन हो जाएगा, इधर साइटोसिन तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुआनिन। मतलब कुल मिला के आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है कि डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड होता है बेटा उसमें एडेनिन की बॉन्डिंग थायमीन से होती है और गुआनिन की बॉन्डिंग बेटा हमेशा किससे होती है, साइटोसिन से होती है। तो इस तरह से आप डीएनए का स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं। मगर जो आरएनए होता है, वो जो आरएनए होता है बेटा सिंगल स्ट्रैंड होता है। मतलब ये शुगर फास्फेट बेस, फास्फेट शुगर बेस, फिर फास्फेट, फिर शुगर, फिर बेस। तो जो आरएनए होता है वो मोस्टली आपका सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म में होता है। कैसा होता है बेटा, सिंगल। उसमें चूंकि थायमीन नहीं होता है, यूरेसिल होता है, तो यूरेसिल की बॉन्डिंग किसी से मैच करती नहीं है। इस वजह से जो आरएनए होता है बेटा वो सिंगल स्ट्रैंड का होता है और जो मेरा डीएनए होता है बेटा वो हमेशा डबल स्ट्रैंड का होता है। उम्मीद है आपको डीएनए अच्छा, डीएनए का जो स्ट्रक्चर था, अगर कभी आपसे पूछे कि वाटसन क्रिक ने, जो कि बायो का नहीं हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग केमिस्ट्री का पढ़ रहे हैं, तो फिर भी आप नाम याद रखिए कि वाटसन और क्रिक ने मिल करके डीएनए का ये स्ट्रक्चर दिया था। वाटसन और क्रिक ने मिल करके डीएनए का ये स्ट्रक्चर आपको दिया था, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने कि मेरे पास डीएनए आरएनए में अगर डिफरेंस आ जाए तो मैं क्या क्या डिफरेंस यहाँ पर लिख सकता हूँ। ये बहुत ये जो क्वेश्चन है यही एग्जाम की जान है। आपके इस चैप्टर से जो आपका क्वेश्चन मोस्टली रिपीट हुआ है वो डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। अब सोचिए, खुद दिमाग लगाइए, आप ऐसे डिफरेंस लिखेंगे। इधर मैं डीएनए लिख देता हूँ, आपको केवल बता देता हूँ, नोट तो आप लिख ही लेंगे। कुछ टीचर्स पूरा लिखना चालू कर देते हैं, लिख के क्या करोगे, मेरे कोचिंग में कोई बच्चा लिखता नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखने के लिए होती है। अरे भाई आप एक बार सुन लीजिए, खुद ही आप लिख ले जाएंगे। जैसे डीएनए आरएनए में पहला, इसका नाम क्या है, इसका पूरा नाम लिखना है कि ये है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या है डीएनए का नाम बेटा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का नाम क्या है बेटा, राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का नाम बेटा क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। पहला डिफरेंस तो यही हो गया। दूसरा मैंने बता चुका हूं कि यहाँ पर जो शुगर इस्तेमाल होती है वो 2-डीऑक्सीराइबो शुगर इस्तेमाल होती है। मतलब यहाँ पे जो शुगर है वो 2-डीऑक्सीराइबो शुगर होती है और यहाँ पे जो शुगर होती है बेटा वो राइबोस शुगर होती है, ठीक है। यहाँ पे जो शुगर होती है बेटा राइबोस है, आर लगा हुआ है, और यहाँ पे जो है जिसमें ऑक्सीजन चला जाता है, कम हो जाता है, वो शुगर यहाँ पे इस्तेमाल होती है। तीसरा पॉइंट, अगर हम बेस की बात कर दें तो डीएनए में एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन और थायमीन है, ठीक है। ये 4 बेस हो सकते हैं। अगर मैं आरएनए की बात करूं तो यहाँ एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन, मगर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूरेसिल। मतलब जिस जगह पर आपका थायमीन है वहाँ पर आपको यूरेसिल उठा के पटक देना है, ठीक है ना। जिस जगह पे आपका थायमीन है वहाँ पर आपको लगा देना है बेटा यूरेसिल। चौथा पॉइंट, ये बेटा मोस्टली डबल स्ट्रैंड होता है, ये डबल स्ट्रैंड होता है, मगर ये जो मोस्टली देखा गया है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है। तो अगर ये 4 डिफरेंस आपको पता है तो सफिशिएंट है, आप बता पाएंगे
कि डीएनए आरएनए में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लिखने हैं, वो डिफरेंस आप दिमाग में रखिए जो आप आराम से एग्जाम हॉल में लिख सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो मैंने पहला पॉइंट क्या बताया, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है बेटा, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या होता है बेटा, राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसमें डीऑक्सी राइबो शुगर है, इसमें राइबो शुगर होती है। इसके 4 बेस हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, इसके है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ठीक है। ये डबल स्ट्रैंड और बेटा वो क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड। तो इसी को लेकर के यही 2-3 क्वेश्चन है कि न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, डीएनए आरएनए में डिफरेंसेस क्या है। और एक क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे को डीएनए में चूंकि डबल कॉइलिंग है तो एक में बेस का कोई सीक्वेंस होगा, अगर एक में बेस का आपको सीक्वेंस पता है, अगर आपको देखो डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंड होता है, तो एक सीक्वेंस चलेगा, फिर नीचे भी एक सीक्वेंस चलेगा, तो ऊपर भी एक बेस का सीक्वेंस होगा, नीचे भी बेस का सीक्वेंस होगा। तो अगर आपको एक बेस का सीक्वेंस पता है तो आप दूसरे बेस का सीक्वेंस भी निकाल सकते हैं। जैसे मेरे को एक क्वेश्चन दिया जाए कि कोई डीएनए था, उसमें एक सिंगल स्ट्रैंड, ये सिंगल स्ट्रैंड है, इसका बेस का सीक्वेंस है ए है, टी है, टी है, ए है, जी है, सी है, जी है, जी है, ए है। कह रहा है ये मेरे पास एक बेस का सीक्वेंस है, ठीक है, मतलब एक सिंगल स्ट्रैंड के बेस का सीक्वेंस है, एक सिंगल स्ट्रैंड के बेस का सीक्वेंस है। अब खुद दिमाग लगाइए, वो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, कहेगा भैया इसका जो दूसरा स्ट्रैंड बना होगा, इसमें जो दूसरा स्टैंड बना होगा उसमें बेस का सीक्वेंस बता दो। हाँ एक बात और ध्यान रखना, इसमें जो एंड होते हैं वो एक तरफ 5 डैश होता है, एक तरफ क्या होता है 3 डैश, मगर जो दूसरा वाला आप लिखेंगे ना स्टैंड, इसमें एंड पलट जाते हैं, मतलब ये हो जाता है 3 डैश और ये हो जाता है 5 डैश। ये 5 डैश 3 डैश क्या है, मैंने कहा था जो फॉस्फेट होता है, मैंने कहा था जो फॉस्फेट होता है वो आपका कहाँ का जुड़ता है बेटा, 5 डैश या फिर कहाँ जुड़ता है 3 डैश। तो देखो एक स्टैंड अगर 5 डैश से 3 डैश होता है तो दूसरा जो आता है उसके सामने पलट के आता है 3 डैश से क्या 5 डैश। तो बेटा ए है तो ए के सामने यहाँ टी हो जाएगा, टी है तो टी के सामने ए हो जाएगा, टी के सामने ए हो जाएगा, ए के सामने टी, जी के सामने सी, सी के सामने जी, इसके सामने सी, इसके सामने सी, इसके सामने टी। बात समझ रहे हैं, मतलब पहला स्टैंड अगर सीक्वेंस ये है बेस का, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि बेटा ए बराबर टी होता है और जी बराबर आपका क्या होता है सी। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, मगर ध्यान रखिए अगर उसने सीक्वेंस दिया है 5 डैश से 3 डैश तो नॉर्मली आप बताते हैं 3 डैश से 5 डैश, ठीक है, नॉर्मली आप बताते हैं 3 डैश से 5 डैश। मगर कल को यानी कि अगर 3 डैश से 5 डैश का सीक्वेंस पूछूं तो मैं मेरा आएगा टी ए ए, देखो ना भाई टी ए, फिर आ गया टी, टी के बाद सी, सी के बाद जी, सी सी टी, ये आ गया, ठीक है। मगर अगर उसने ये सीक्वेंस मेरा 3 डैश से 5 डैश का, कल को उसने थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया और ये कह दिया भाई मेरे 5 डैश से अगले स्टैंड का 5 डैश से 3 डैश का सीक्वेंस बता दे भाई। तो मैं 5 डैश अगर बताऊंगा तो 5 डैश से 3 डैश, भैया इधर से उठा लूंगा, इधर से उठा लूंगा, टी हो जाएगा, टी के बाद मेरे पास सी हो जाएगा, फिर सी, फिर जी, फिर सी, फिर टी, फिर ए, फिर ये टी। मेरे पास ये सीक्वेंस 5 डैश से मेरे पास 3 डैश आएगा। तो उम्मीद है कि आपको न्यूक्लिक एसिड क्लास 12th के लिए, जिसमें आपके अंदर 2 टॉपिक थे, एक का नाम था डीएनए, एक का नाम था आरएनए, दोनों के दोनों भैया मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, दोनों के दोनों मेरे भैया क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इस चैप्टर की है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स का मतलब है जो एग्जाम में धरे रहते हैं, एग्जाम हॉल में मिलते हैं, वो पहला पॉइंट है मेरे पास कि आपके पास डीएनए आरएनए में कौन कौन से बेस प्रेजेंट होते हैं, इनमें से कौन डबल स्ट्रैंड है, कौन सा सिंगल स्ट्रैंड है, और मेरे पास न्यूक्लियोसाइड क्या होता है और बेटा न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। और इसी के साथ मेरा ये चैप्टर जो हो गया बच्चा फिनिश हो चुका है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, जहां तक मेरे ख्याल है एमिनो एसिड आएगा, उसके बाद हम लोग अपना फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा सा और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सोल्यूशन वगैरह देख लेंगे। उसी के साथ फिर मेरा जो सिलेबस लगभग होगा कंप्लीट होने के कगार में आ जाएगा। जो बच्चा मेरा क्लास 12 का ये मेरा चैनल सब्सक्राइब करे हुए, देखो क्लास 12 का तो है, अभी नीट आईटी का भी आएगा, जिसने ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उसका यूपी बोर्ड का या यूपी बोर्ड का हो या सीबीएसई बोर्ड का हो या एससी बोर्ड का हो, पूरा सिलेबस क्लास 12 का मेरा कंप्लीट होने वाला है। तो जिन बच्चों ने भी अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों यारों को शेयर कर दो। फ्री फंड में आप पूरा इंटर का सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं और आप अपना एग्जाम बहुत बढ़िया तरीके से दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।